हेलो बच्चों, 66वीं जो पीटी की परीक्षा की जो सीरीज शुरू की है उसमें आज फिर मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो इसके शुरू करने के पहले कुछ सूचनाएं हैं जो दे दूं। जो पहला सूचना ये है कि जो संडे को जो मैं ऑनलाइन ग्रुप पर टेस्ट लेने वाला हूं, जो ग्रुप बनाया है उसके संबंध में देना है कि मैं बस जो बच्चे जो नहीं लिए हैं, इनरोल नहीं हुए हैं, वो चाहते हैं तो जल्दी से हो जाए। कल आज तक का ही समय है, कल किसी भी समय टेस्ट होगा तो वो पहले सूचना दे दी जाएगी, लिंक भेज दी जाएगी आपको, उसके ऊपर व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ही भेजी जाएगी लिंक और उसमें आप शामिल होंगे। और दूसरा ये है कि जो ये टेस्ट जो यूट्यूब पर जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ, इस टेस्ट की जो टाइमिंग है वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। 5 बजे बहुत बच्चे जो जॉब में हैं उन्होंने कहा कि सर 6 बजे तक रखिए, आने में थोड़ा लेट हो जाता है। और कुछ बच्चे जो हैं उनका क्लासेस वगैरह रहता है 5-6 बजे तक, तो उन सब उन्होंने 6 बजे का कहा है, तो अब मैं 6 बजे से ही उसको शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सबके ध्यान में रखना पड़ता है। और तीसरा ये कि बेटा वो इसमें चूंकि आप लोग जो है बहुत सही उत्तर देते हो, इस वजह से हम लोग जो है लिख नहीं पाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर। ये सबका नाम वही लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा। सबका नाम लिखने में किसी का छूट जाता है तो मुझे ही खुद ही जो है देखने में ठीक नहीं लगता। बच्चे लोग जो है कहते हैं कि सर कुछ लोग का नाम छूट गया है, तो बेहतर ये है कि मैं सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही लिखवाऊंगा उसमें। और जो बच्चे लिखते हैं और वो फिर मैं मॉनिटरिंग करता हूँ कि कौन बच्चे हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में इससे होगा क्या कि सब लोग को जल्दी बनाने की आदत भी पड़ेगी, धीरे धीरे डेवलप करेंगे एक्यूरेट बनाने की, जल्दी और एक्यूरेट बनाने की, तो वो आदत भी एक महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की कोशिश में सब लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे। ठीक है, तो एक्यूरेट बनाना है और ये बनाना, इसमें कोई ये नहीं है, बॉदर्ड होने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे अपने इंक्रीज कर जाएंगे सब आप लोग। और कुछ बच्चे जो हैं वो नाम में जो है उनका नहीं रहता है, कोई अदर से उनका अकाउंट बना हुआ है, तो वो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कौन बच्चा है। तो कम से कम वो नाम अपना लिख दे, से कुछ नाम से रहेगा तो पता चलेगा, उसको लिखने में भी सुविधा होगी। तो बेहतर ये होगा कि आप अपना नाम लिखें। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। हाँ, पहला प्रश्न, भारत की अधिकांश जनसंख्या समूह का संबंध किस प्रजाति से मानी जाती है? ठीक है, ए कॉकेशियस, जो कॉकेशियन कहलाते हैं, कॉकेशियाई। बी निग्रोकल्प, निग्रॉयड। सी ऑस्ट्रोलॉयड। डी मंगोलॉयड। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है कॉकेशियाई। कॉकेशियंस जो है, जो इंडो आर्यन प्रजाति है, वो नार्डिक प्रजाति की थी मूलतः। यूरोपियन जो कॉकेशियाई प्रजाति, जो कहें आप जो रूस से टूट करके जो सारे कंट्री कजाकिस्तान और आर्मेनियाई जो वगैरह बने, वही ओरिजिन पॉइंट है। वहां से लोग एक जो है ईरान की तरफ बढ़ता, दूसरा ईरान से होते हुए हमारी तरफ आता है। ठीक है, तो वो इंडो आर्यंस वहीं से आए। ठीक है, प्रजाति तो कॉकेशियाई है। अगर आप इंडस वैली के वाले को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलायड मिलते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को देखें तो भारत में वो मंगोलायड वाले मिलते हैं। ठीक है, और प्राचीन जो देखेंगे तो निग्रो भी मिलते हैं। तो ठीक है, तो ये आप देखेंगे जो भारत की जो मूल है, अगर आप कहें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो साउथ में चला गया। ठीक है, आप साउथ इंडियंस जितने हैं तो वो आप ऑस्ट्रोलायड वाले सीखे, वो आते हैं निग्रो और ऑस्ट्रोलायड। और कुछ हद तक जो हून वगैरह हैं, जो जनजाति जो जो चाइनीज से तरफ से आए हैं, वो सब मंगोलायड है। ठीक है, तो ये कॉकेशियाई हो गए, कॉकेशियन हो गए। ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पैसेज। ए दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच।
बी उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, सी उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच, डी अंडमान और निकोबार के बीच, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में है ये। ठीक है, आप अगर साउथ अंडमान का देखें तो रटलैंड आइलैंड मिलता है, रटलैंड आइलैंड, और छोटा अंडमान के बीच में कोई अलग करती है ये डनकन पैसेज। ये 48 किलोमीटर चौड़ी है ये। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट भी पाया जाता है, मैनर्स स्ट्रेट कहते हैं उसको, रटलैंड आइलैंड के पास है ये। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए, यहाँ की जलवायु अति शुष्क है यानी ड्राई क्लाइमेट है। बी, ये सभी प्रवाल उद्गम द्वीप हैं, प्रवाल उद्गम मतलब कोरल ओरिजिन। ठीक है। सी, ये सभी भूकंप प्रवण द्वीप हैं यानी अर्थक्वेक जोन वाली द्वीप है। डी, ये मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ये सभी प्रवाल उद्गम द्वीप है, कोरल ओरिजिन आइलैंड है। ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज्यादा मिलता है ये कोरल आइलैंड। ठीक है, ये 39 आइलैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4, लैकोलिथ तथा बैथोलिथ का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों में होता है? ए, आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक्स। बी, अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स। सी, रूपांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक्स। डी, उपरोक्त सभी। ई, इनमें से कोई नहीं, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए, जब मैग्मा गुंबद के रूप में जमा होता है, ठीक है, तो लैकोलिथ का ऊपर में जो होता है उठा हुआ गुंबद जैसा, उसको लैकोलिथ कहते हैं। और अंदर में तश्तरीनुमा आकार का परतदार चट्टान की परत में कहीं मध्य में मैग्मा ठंडा होकर के जम जाता है, तो उसको हम लोग बैथोलिथ कहते हैं। बैथोलिथ जो होता है उसकी ऊपरी जो सतह होती है बहुत असमान होती है। ठीक है, इसको बैथोलिथ कहते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट 5वां, निम्न में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी इटली में नहीं है? ए, एटना। बी, विसुवियस। सी, कोटोपैक्सी। डी, फ्यूजियामा। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। एटना और विसुवियस ये दोनों इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, और फ्यूजियामा जापान में है। लेकिन दो एटना और विसुवियस ये दोनों इटली में है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई, 5वां का ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 6ठा प्रश्न, सूर्य से प्राप्त कितनी प्रतिशत ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है? ए, 17%। बी, 35%। सी, 27%। डी, 51%। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी, 51%। देखिए, इसी को ऊष्मा बजट भी कहते हैं। जो सूर्य की किरणें आती है उसमें से 35% शून्य में वापस लौट जाती है। 65% में से 14% वायुमंडल द्वारा जो जलवाष्प है, ठीक है, उसमें चला जाता है। 51% जो है वही
सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होती है, इसी को ऊष्मा बजट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन यानी लोकल विंड्स विजातीय है? कहने का मतलब उस ग्रुप का नहीं है। ए खमसिन, बी फॉन, सी गिबली, डी चिली, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी फॉन। फॉन जो है वो शीत एवं शुष्क वायु है, कोल्ड ये पवन है। ये आर्द्रपर्वतीय क्षेत्र में बहता है, स्विट्जरलैंड में ये बहता है। खमसिन, गिबली और चिली ये तीनों जो है गर्म एवं शुष्क वायु है। खमसिन जो है वो मिस्र में है, गिबली जो है वो लीबिया में है, और चिली जो है ट्यूनीशिया में है। तो तीन जो है गर्म एवं शुष्क वायु है, और फॉन जो है वो ठंडी वायु है, शीत एवं शुष्क वायु है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, माउंट बेलेखा किस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? ए त्यान शान पर्वतमाला, बी अल्टाई पर्वतमाला, सी काराकोरम कुनलुन पर्वतमाला, डी यूराल पर्वतमाला, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। पर्वतमाला मतलब माउंटेन रेंज, उसकी सर्वोच्च चोटी। और इसका सही उत्तर है अल्टाई पर्वतमाला। अल्टाई पर्वतमाला मंगोलिया में है, और मंगोलिया का जो इस पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट बेलेखा, जिसकी ऊंचाई 4506 मीटर है। त्यान शान जो पर्वतमाला है वो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और चीन में वो पर्वत श्रृंखला है पूरी तरह से। इसकी जो चोटी है सर्वोच्च, उसका जो नाम है पोबेडी 7439 मीटर, त्यान शान पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी पोबेडी। ठीक है, आते हैं अब 9वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? ए लाल सागर रेड सी, बी जावा सागर, सी पीला सागर येलो सी, डी सुलू सागर सुलू सी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है रेड सी। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है रेड सी। ठीक है, अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। कालगुरली और कुलगाडी नामक स्वर्ण खाने किस देश में स्थित हैं? ठीक है, ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पापुआ न्यू गिनी, डी न्यूजीलैंड, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। कालगुरली और कुलगाडी जो है सोने की खान, वो ऑस्ट्रेलिया में है। बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 11वें प्रश्न पर। किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ए एंथ्रासाइट, बी विटुमिनस, सी लिग्नाइट, डी पिट, ई इनमें से कोई नहीं। पिट छूट गया। हाँ, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है एंथ्रासाइट। ए इज द करेक्ट आंसर। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि के कोयले का प्रकार है। 90 से 95% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद बिटुमिनस है, उसके बाद लिग्नाइट है, और सबसे खराब किस्म का जो कोयला होता है उसको पिट कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट 12वां प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? ए कैलिफोर्निया,
बी केंटुकी, सी मोंटाना, डी टेक्सास, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है केंटुकी। बी इज द करेक्ट आंसर। केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जाते हैं, वहां ग्रास ब्लू कलर की पाई जाती है, विशेष प्रकार की प्रजाति। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश, दर्रा बोलते हैं पास को, हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ए नाथुला दर्रा, बी शिपकीला दर्रा, सी रोहतांग दर्रा, डी बड़ा लालचा दर्रा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लालचा दर्रा, ये जो तीनों है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और नाथुला दर्रा, जैलपला दर्रा, ये सब सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है, वहीं से रास्ता जाता है। 14वां प्रश्न, एमराल्ड आइलैंड किस द्वीप समूह का अंग है? आइलैंड, ठीक है। ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप समूह, सी जावा द्वीप समूह, डी सुमात्रा द्वीप समूह, ई इनमें से कोई नहीं, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ए इज द करेक्ट आंसर। एमराल्ड आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। अब आते हैं 15वें प्रश्न पर। सोयाबीन के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? ए लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, बी दोमट मिट्टी यानी लोम सॉइल, सी काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, डी बलथरी मिट्टी यानी सैंडी सॉइल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है, और ये मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा काली मिट्टी वाला ही क्षेत्र है। तो आप देखेंगे सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में, सोया प्रदेश किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को, ठीक है। अब हम आते हैं 16वें प्रश्न पर। नंदा देवी किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक है? ए पंजाब हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी असम हिमालय, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, ये तमाम जितने भी धार्मिक स्थल भी हैं, ये सब कुमायूं हिमालय के अंतर्गत में आते हैं। पंजाब हिमालय में अगर आप देखो तो जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम है, पीर पंजाल है, धौलाधार है, ये सब पंजाब हिमालय के अंतर्गत में आते हैं। और नेपाल हिमालय को देखो तो कंचनजंगा है, मकालू है, माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल हिमालय के अंग हैं। और असम हिमालय में कांगड़ा है, चुमलहरी है, कामरू है, जाग सांगला है, ये सब असम हिमालय के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 17वें प्रश्न पर। बेरी नाग झरना किस नदी का उद्गम स्रोत है? बेरी नाग, उद्गम स्रोत का मतलब ओरिजिन पॉइंट। ए चेनाब नदी, बी झेलम नदी, सी व्यास नदी, डी रावी नदी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब।
और इसका जो सही उत्तर है वो है बी, झेलम नदी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को हिस्ट्री भी बता दूं। चेनाब नदी को ऋग्वैदिक पीरियड में चेनाब नदी को अस्कनी के नाम से हम लोग जानते हैं, झेलम नदी को वितस्ता के नाम से हम लोग जानते हैं, व्यास नदी को विपाशा के नाम से जानते हैं, और रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये सब प्राचीन नाम है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है? रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। ए, सलाल परियोजना, बी, नाथपा झाकरी परियोजना, सी, तुलबुल परियोजना, डी, दुलहस्ती परियोजना, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, उपरोक्त में से एक से अधिक है। सलाल परियोजना ये चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है, और तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है, ये भी कश्मीर में है, और दुलहस्ती परियोजना ये भी चिनाब में है और ये नदी पर है, और ये भी जम्मू कश्मीर में है। नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है, यानी बी जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। बाकी ए, सी और डी ये तीनों जम्मू कश्मीर में है। और किन किन नदियों पर ये भी इंपॉर्टेंट है, सलाल जो है चिनाब पे है, तुलबुल जो है झेलम पे है, और दुलहस्ती जो है वो चिनाब पे है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। इन सब से लेकर के कुछ पाकिस्तान के साथ विवाद भी रहता है, तो ये आता है एग्जाम में। नेक्स्ट 19, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, बी, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सी, मानस नेशनल पार्क असम, डी, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। देखिए गलती हो जाती है हड़बड़ी में। टाइगर प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ था कॉर्बेट नेशनल पार्क से, इनॉग्रेटेड अगर पूछता तब वो आप जिम कॉर्बेट उद्यान लिखते उत्तराखंड से। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा अभी ये है कि बाघ जो सबसे ज्यादा जो सर्वे किया गया था 2016 में इसके आंकड़े आए, तो नहीं सॉरी 2019 में इसके आंकड़े आए, तो ये जो आंकड़ा है उसके अनुसार से आप देखेंगे जो कान्हा नेशनल पार्क है वो उसमें 526 जो है बाघों की गणना की गई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटका का बांदीपुर है, उत्तराखंड 442 के साथ जो है तीसरे स्थान पे है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर आप क्वेश्चन पूछा तो इस कान्हा नेशनल पार्क होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टाइगर जो प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ 1973 में, और 2019 में जो उस समय 50 टाइगर प्रोजेक्ट थे इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, और ध्यान रखिए उस 50 प्रोजेक्ट बाघ से हम लोग आज की तारीख में जो 2019 में हमारे मोदी जी जो है वो जिसमें शूटिंग कर रहे थे उस समय जो आंकड़े आए थे कि कितने बाघ हैं 2019 में 2976 2976 ये बाघों की संख्या है। ठीक है, 2019 का आंकड़ा। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज ध्यान में रखो, एक गणना पर प्रश्न आ सकता है, और गणना पर जो प्रश्न आए तो भारत में सबसे ज्यादा जो एक गैंडे की प्रजाति है जो सबसे अधिक कहाँ पाई गई है, तो इसमें ध्यान में रखना ये पटना का जो जू है वो संख्या उसकी सबसे ज्यादा गेंडा के क्षेत्र में, ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 20वां प्रश्न, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त चट्टान तंत्र कौन सा है? ए, यानी किस चट्टान में खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है? ए, कडप्पा चट्टान तंत्र, बी, धारवाड़ चट्टान तंत्र, सी, गोंडवाना चट्टान तंत्र, डी, विंध्यन चट्टान तंत्र, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है,
और इसका सही उत्तर है बी, धारवाड़ चट्टान तंत्र, धारवाड़ रॉक्स सिस्टम। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 21वें प्रश्न पर। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन से है? ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी प्लूटोनियम, डी इरिडियम, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। ये न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में बात की जा रही है, नाभिकीय ईंधन में तो न्यूक्लियर फ्यूल्स। और इसका सही उत्तर है थोरियम। थोरियम 232 फ्यूल्स के रूप में यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूल्स है। और इंडिया में इसका रिजर्व बहुत है, 36,000 टन है। अभी कलपक्कम में इस पर काम शुरू हुआ है। थोरियम का उपयोग हम लोग नहीं ज़्यादा करते थे, प्लूटोनियम का उपयोग करते थे और यूरेनियम को प्रशिक्षित करके उसका उपयोग करते हैं। यूरेनियम 235 का यूज करते थे, लेकिन ये थोरियम 232 जो है उसके जो रिजर्व्स आप देखें तो वो आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में। बिहार में अगर देखें तो आप गया डिस्ट्रिक्ट के एरिया में वो थोरियम के बहुत मात्रा में रिजर्व्स है। अब हम आते हैं 22वें प्रश्न पर। भारत का बोस्टन किस स्थान को कहा जाता है? ए मुंबई, बी कानपुर, सी कोयम्बटूर, डी अहमदाबाद, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता अब। और इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। इंग्लैंड में बोस्टन जो है वो सूती वस्त्र के लिए माना जाता है, उस उद्योग के लिए बहुत चर्चित था इंग्लैंड का। और ये अहमदाबाद को हम लोग भारत का बोस्टन कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर कर पूछता क्वेश्चन तो कानपुर होता, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछता तो कोयम्बटूर होता। ठीक है, सब अलग अलग है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न। कैमोलिया साइनोसिस नामक वनस्पति के लिए किस प्रकार की भूमि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? समतल भूमि यानी प्लेन, समुद्र तटीय भूमि यानी सी कोस्ट लैंड, पथरीली भूमि यानी स्टोन लैंड, ढालू भूमि यानी स्लोप्ड लैंड, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, इसमें दो प्रश्न थे, इसको मैंने साइंस वाले प्रश्न में भी ज्योग्राफी वाला घुसा दिया। ठीक है, एक मैं जानना चाहता था कि कैमोलिया साइनोसिस समझते कितने लोग हैं। ये चाय का बॉटनिकल नेम है, कैमोलिया साइनोसिस। और ये जो चाय जो है अगर वो पूछता तो सब लोग तुम ढालू भूमि मार देते, लेकिन अगर जो नहीं जानते हो ये समझ लो, कैमोलिया साइनोसिस चाय का बॉटनिकल नेम है। इसकी जो ढालू भूमि है में पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो ढलान वाली भूमि है, 25 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर होनी चाहिए, 150 से 250 mm जो वर्षा होनी चाहिए। और ये 600 से 1800 मीटर ऊंची पहाड़ी वाली क्षेत्रों में भी मिलती है, जैसे दार्जिलिंग वगैरह में। इसकी जो शुरुआत है, अगर आप पूछें कि किस गवर्नर जनरल ने शुरुआत की, तो ये 1840 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ये लेकर के आए थे। ठीक है, अब हम आते हैं 24वें प्रश्न पर। भारत में रबड़ की खेती प्रारंभ कराने का श्रेय किसे जाता है? ए हेनरी विलियम, बी लॉर्ड सेलिसबरी, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनबरी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है लॉर्ड सेलिसबरी। 1902 ईस्वी में शुरू किए थे, ध्यान में रखिए। ऐसे अगर आप देखें तो हेनरी विलियम जो थे 1826 ईस्वी में ही ब्राजील से यहाँ पे लेकर के आए थे रबड़ की भी, और वो लगाए थे, लेकिन वो सफलता उनको नहीं मिल पाई। अगर पूछा जाए कि रबड़ की जो है जन्मभूमि कहाँ है, किस कंट्री में ये ओरिजिन हुआ था, तो ब्राजील होगा, वहीं से लेकर के आए थे।
ठीक है, लेकिन इसको बाग के रूप में डेवलप करने का श्रेय लॉर्ड सेलिसबरी को 1902 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट 25वां प्रश्न, निम्न में से किस फल के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है? ए संतरा, बी अंगूर, सी सेब, डी केला, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी केला। केला में हम लोग सर्वाधिक हैं, प्रथम स्थान पर हैं। संतरा में तीसरे स्थान पर भारत है। संतरा में पहले स्थान पर ब्राजील है। अंगूर में हम लोग 18वें स्थान पर हैं। अंगूर में पहले स्थान पर कौन है? चीन। पहले स्थान पर कौन है? चीन। फर्स्ट स्थान पर चीन है। और सेब में, इसमें भी हम लोग 6ठे स्थान पर हैं और इसमें भी पहले स्थान पर है चीन। चीन बहुत में पहले स्थान पर है फल में। ठीक है, नेक्स्ट 26वां प्रश्न, माओरी जनजाति, माओरी ट्राइब्स किस देश में मुख्यतः पाई जाती है? ए कनाडा, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कीनिया, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और माओरी ट्राइब्स जो है वो न्यूजीलैंड की ट्राइब्स है, न्यूजीलैंड में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त अगर एस्किमोस के बारे में अगर बात करें तो वो कनाडा में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो विंडिबू, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है जनजाति। और मसाई जनजाति जो, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा है, मसाई, वो कीनिया की जनजाति है, मसाई, डी। ठीक है, अब आते हैं हम 27वें प्रश्न पर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला सार्क देश कौन है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। डेंसिटी, घनत्व वाला मतलब डेंसिटी, जनसंख्या का पॉपुलेशन डेंसिटी को कहते हैं। और इसका सही उत्तर है सी बांग्लादेश। बांग्लादेश की डेंसिटी जो है, सार्क कंट्रियों में मैंने पूछा था, ऐसे नहीं पूछा था, सार्क कंट्रियों में पूछा था। तो सार्क कंट्री में बांग्लादेश जो है सबसे जनसंख्या घनत्व वाला देश है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न 28वां प्रश्न, विश्व में किसके उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान नहीं है? ए गेहूं, बी चावल, सी कपास, डी जूट, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। कपास मतलब कॉटन, जूट फाइबर, जूट। और समय समय समाप्त हुआ। और इसका जो सही उत्तर है वो है डी जूट। जूट जो है वो सबसे ज्यादा भारत में होता। ठीक है, कपास में भी पहले स्थान पर है। इतना ज्यादा हम लोगों को कपास में बहुत हम लोगों ने किया है, बहुत वृद्धि की है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल करते हुए हम लोग ने कपास के क्षेत्र में जो हम लोग जीन परिवर्धित जो फसल है उसमें से उसके बहुत उत्पादन किया। फिर भी चीन हमसे आगे, गेहूं और चावल में तो पहले ही आगे। अब हम आते हैं 29वें प्रश्न पर, कील नहर किसे जोड़ती है? ए सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील, बी उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर, सी भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी एवं लाल सागर रेड सी, डी प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन एवं अंध महासागर यानी डेड सी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त उसमें से एक से अधिक। समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ठीक है, और सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को अगर अलग करने वाला होता
तो सू सेंट मैरीज नहर है, ठीक है। और भूमध्य सागर और लाल सागर को डिवाइड करने वाला कौन है? स्वेज कनाल, स्वेज नहर। ये एग्जाम में पूछता है। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी और रेड सी को सब कौन अलग करता है? तो स्वेज नहर, स्वेज कनाल। और प्रशांत महासागर और अंध महासागर को कौन करता है? पनामा कनाल, पनामा नहर, ठीक है। तो डी चॉइस का अगर रहता तो उसका क्वेश्चन बनता तो होता पनामा नहर। ये सारे इंपॉर्टेंट है मैं जो बता रहा हूं। नेक्स्ट 30वां, बर्लिन नामक शहर किस नदी तट पर बसा है? ए स्प्री, बी राइन, सी मर्सी, डी डार्लिंग, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है स्प्री। वॉन जो शहर है वो राइन नदी पर है, जर्मनी का ही शहर है वॉन, वो राइन नदी पर है। और मर्सी जो है उसमें अगर कहें तो लिवरपूल, इंग्लैंड का लिवरपूल जो है वो मर्सी नदी पर है। और ये डार्लिंग नदी जो है वो सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में बहती है, सिडनी नदी, सिडनी जो है नगर वो डार्लिंग नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारा 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब हम लोग कल मिलेंगे और कल में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन जो टेस्ट वाला है उसके साथ भी हम लोग मिलेंगे। तो आज जो बच्चे नहीं इनरोल्ड हुए हैं उनके पास आखिरी मौका है, वो लोग इनरोल्ड हो लें और उसके बाद कल जो है ऑनलाइन टेस्ट का भी आप लोग आनंद उठाएं। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और अधिक से अधिक लोग इसके साथ जुड़ें और इसके सब्सक्राइबर्स को और आगे बढ़ाएं। और जितने लोग इसके साथ जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे भी आनंद आएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।